NSSS संस्था समाज की बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है। गुना मध्य प्रदेश का मालवा का प्रवेश द्वार है। गुना में सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन शैक्षणिक पिछड़ापन है कि भारतीय महिला वो देवी स्वरूप है जिसके एक हाथ में शिक्षा और एक हाथ में समृद्धि है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, यही तो सफलता की ओर ले जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी डॉक्टर रचना यादव आज एक नया सेगमेंट और एक ऐसी अनूठी कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ कि आपके उस कहानी को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या वाकई में इस जीवन में ऐसा भी होता है। एक ऐसी शख्सियत, बुंदेलखंड की प्रतिभा, ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आपने सुना तो होगा पर आपने जाना नहीं होगा। तो आज मैं उनको आपके सामने, आपके रूबरू लेकर के आई हूँ, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैडम आप डॉक्टर किशन यादव के साथ एक पॉडकास्ट करिए और हमें ज़रूर बताइए कि सर की सफलता का राज क्या है। तो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ समक्ष उनके, जिनके लिए सब आंखें बिछाए बैठे हैं, डॉक्टर किशन यादव, वीसी। प्रणाम सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर आप बताएं, इस उपलब्धि आपको गुना ऐसे विश्वविद्यालय की बागडोर सौंपी गई है जहां पहले कभी भी किसी ने ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय भी बन सकता है, पर आपके कंधों पर इसका दायित्व आ पड़ा है। आप बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, एक ऐसा पिछड़ा इलाका जहाँ पर बच्चे शिक्षा के लिए तरसते हैं, पर आप उनके लिए देवदूत बनकर आए हैं। नमस्कार बहन जी, मैं डॉक्टर किशन यादव क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में 26 अक्टूबर को कार्यभार ग्रहण किया। फाउंडर वाइस चांसलर के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का कार्य कर रहा था। मूलतः जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था कि मैं वापस मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में जाऊं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूं। ये मुझे अवसर मिला मध्य प्रदेश में। जैसे ही विश्वविद्यालय स्थापित हुए उसमें मुझे फाउंडर वाइस चांसलर के रूप में गुना में भेजा गया। आपने जैसा अभी बताया, गुना मध्य प्रदेश का मालवा का प्रवेश द्वार है। गुना में सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन शैक्षणिक पिछड़ापन है। मेरे पास 3 जिले हैं, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी। 3 जिलों में मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पठन पाठन का वातावरण बनाना होगा। नियमित रूप से छात्र छात्राएं महाविद्यालय परिसर में और विश्वविद्यालय परिसर में नियमित रूप से आए। इसका सबसे पहला दायित्व हम शिक्षकों के ऊपर भी होगा कि हम लोगों को बड़ी गंभीरता से दायित्वों का निर्वहन करते हुए बच्चों को ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे नियमित रूप से, छात्र छात्राएं हमारे कॉलेज के और विश्वविद्यालय परिसर में आए। मैं आपको आज यहाँ आश्वस्त कर जा रहा हूँ कि मैं बड़े जल्दी में प्रयास करूँगा, हम सारे अपने शिक्षक साथियों के साथ, कि क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित कर सकें, हम लोग उसे आगे ला सकें। ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोग अवगत नहीं हैं। इसी दिशा में अगर मैं पीछे पलट के आपके पन्ने देखती हूँ तो आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, टीकमगढ़। आप वहाँ के बारे में और अपनी बेसिक शिक्षा के बारे में बताएं।
जिससे उन बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी जो आपको देख करके आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होंगे? जी, मैंने अभी आपको बताया कि मैं मूलतः जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। प्राथमिक शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर टीकमगढ़ में हुई। फिर माध्यमिक शिक्षा वहीं पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय हवेली में हुई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने वहाँ पर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय स्कूलों में इंटर तक मैंने अध्ययन अध्यापन किया। इसके पश्चात मैंने यूजी पीजी टीकमगढ़ पीजी कॉलेज से किया। इसके पश्चात मैं निकल गया सागर, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में मैंने एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसी दौरान 1996 में मेरा यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से सिलेक्शन हो गया और मैं यूपी हायर एजुकेशन में चला गया। मैं यूपी भी चला गया, लेकिन हमेशा मैं ये इस प्रयास में रहा कि टीकमगढ़ में शिक्षा का स्तर कैसे हम बहुत अच्छा बना सकें। इसके लिए जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रही मेरी और मेरे साथियों के साथ, हम लोग गांव-गांव में जाकर शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाते थे कि बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में जाएं। छोटे-छोटे स्कूलों में, महाविद्यालय में ये सतत प्रयास चलता रहता था कि बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, अनुशासित होकर कक्षाएं संचालित हों। ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहा। टीकमगढ़ मुझे लगता शैक्षणिक दृष्टि से जरूर पिछड़ा रहा है। लोगों का ये सोचना था कि सरकारी स्कूलों कॉलेजों से बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते, तो मेरा तो ये सोचना बिल्कुल है कि सरकारी स्कूल कॉलेज ही वो संस्थान है जहाँ से हम लोग देश की सर्वोच्च सेवाओं में पहुँच सकते हैं। इसका आप लोगों के सामने मैं खुद उदाहरण हूँ। मैं तो एक बड़े साधारण सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकल कर आया और उच्च शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्वपूर्ण पद मुझे प्राप्त हुआ है। झांसी दौरे के दौरान मैंने स्वयं देखा कि किस तरह से आप उन बच्चियों की और बच्चों की मदद करते रहे जिनके पीछे कोई भी नहीं है। आपने मुझे बताया था कि बच्चियां बहुत दूर से बस से आती हैं, तो ऐसे बच्चे जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी मैडम, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को किया। देखिए, मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस का एक विद्यार्थी हूँ, पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है पूरे संसार में सिर्फ हमारा देश भारत वो देश है जहाँ पर ये हम कह सकते हैं कर भला सो हो भला। मेरा ये दृढ़ निश्चय था और मेरा ये प्रयास भी रहा हमेशा कि बुंदेलखंड में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन था। मैं बच्चों के साथ उनके अभिभावक के रूप में रहता था। मैं बच्चों से क्लास में कहता था, मेरे आपसे 2 रिश्ते हैं, एक मैं आपका शिक्षक हूँ, उसके अलावा मैं आपका अभिभावक हूँ। मैं हमेशा अभिभावक के रूप में वहाँ रहा, बच्चों को उन्हें हर स्तर पर मदद करता था और उसका परिणाम ये रहा कि बड़ी तेजी से बड़ी संख्या में बच्चों ने अध्ययन अध्यापन में रुचि रखी, प्रतियोगी परीक्षाओं में निकले और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान आज वो निभा रहे हैं। जी, तो जैसे कि मैंने बताया और आपसे पूछना चाहूँगी कि झांसी, जो कि मेरा भी क्षेत्र आता है, तो उस क्षेत्र में जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, फिर वो कॉलेज में जाते हैं, तो स्पेशली जो गर्ल एजुकेशन है, कन्या शिक्षा है, तो आपको पता ही है कि किस तरीके से वहाँ पे कन्याओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है, फिर भी वो अग्रसर होती हैं। तो आप कुछ उदाहरण दीजिए जिससे उस बच्चों को प्रेरणा मिले कि वो कैसे अपनी बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ सकती हैं, उन बेड़ियों को तोड़ के वो आगे बढ़ सकती हैं। देखिए मैडम, मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ। जब हम लोग पूरे संसार का अध्ययन करें तो आपका वो देश, आपका देश भारतवर्ष वो देश है जहां आपकी पूजा देवी के रूप में हो रहा है। आप कल्पना करिए
अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, चाइना, कहीं भी आपकी पूजा देवी के रूप में नहीं हो रही है। हमारा देश भारत वो देश है जहां हम लोग महिला को देवी के रूप में पूजते हैं। उस पूजने के पीछे एक कारण ये है कि भारतीय महिला वो देवी स्वरूप है जिसके एक हाथ में शिक्षा और एक हाथ में समृद्धि है। इस कारण हम लोग भारतीय महिला की पूजा करते हैं, उसे देवी के रूप में स्थान दिए हुए हैं। और अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, सशक्त समाज वही समाज कहलाएगा जिसमें हमारी बेटी सशक्त होगी, हमारी महिला सशक्त होगी, मजबूत होगी, तभी मजबूत समाज होगा, मजबूत प्रदेश होगा और मजबूत राष्ट्र होगा। विकसित राष्ट्र की संकल्पना हम लोग पूरी कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसमें हमारी बेटी का है, बहन का है, आप लोगों का है, ताकि सशक्त राष्ट्र बन सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। इसी दिशा में जैसे कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि विकसित भारत, जो कि हम अचीव कर रहे हैं 2047 तक हमारा अचीव हो जाएगा। पर इस दिशा में जैसे कि आप बहुत सारे शिक्षाविदों के साथ बैठते होंगे और राजनीतिज्ञों के साथ में बैठते होंगे, तो उनकी क्या अवधारणा है कन्या एजुकेशन को लेकर के स्पेशली, और जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ के लिए उनके क्या एफर्ट्स हैं? देखिए मैडम, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में बेटियों के अध्ययन अध्यापन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हें पर्याप्त वातावरण उपलब्ध कराया गया है शासन की ओर से कि वह शिक्षित हों और अपनी समाज में भूमिका निर्धारित करें। ये निश्चित रूप से आपको बता दें, एक वो दौर चल रहा है, नए भारत का निर्माण की ओर हम लोग जा रहे हैं, जिसमें सशक्त भूमिका भारतीय महिलाओं की है, आप लोगों की है। सिर्फ महिला जब शिक्षित होगी तब वह निश्चित रूप से सशक्त होगी और वो समृद्धशाली समाज का निर्माण करेगी। तो सिर्फ शिक्षा एक मुहिम ऐसा रहेगा हम लोगों का कि हम लोगों को बड़े पैमाने पर महिलाओं को शिक्षित करना है और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करके राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। ऐसा हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। जी जी जी। अभी आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से हुई और इस विषय में, उस मुलाकात में उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें साझा की, जिससे ये पता चलता है कि वो कितने समर्पित हैं एजुकेशन को लेकर के। आप उनके बारे में कुछ बताएं। जी मैडम, माननीय महामहिम मध्य प्रदेश राज्यपाल महोदय, उनकी बहुत इच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण महिला शिक्षित हो और वह संपन्न हो, आत्मनिर्भर बने। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन की बहुत इच्छा है कि वह, उनका प्रयास है कि समृद्ध मध्य प्रदेश तब बनेगा जब महिला सशक्त होगी। सशक्त महिला समृद्ध मध्य प्रदेश की संकल्पना हम सब लोगों को मिलकर करना है। जब हमारे प्रदेश की महिला सशक्त होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। इस पर हम शिक्षक, पूरा प्रशासन और अधिकारी सभी मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं कि शिक्षा का बड़े व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो और एक अच्छा वातावरण हम लोग पूरे प्रदेश में बनाएं। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, NSSS फाउंडेशन, वो आपके साथ मिल करके इस दिशा में बहुत ही अग्रणीय कार्य कर रही है, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से इस संस्था के द्वारा आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे? जी, NSSS संस्था समाज के बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है और इसी कारण मैं आप लोगों के पास आया हूं और आप लोगों से एक MOU भी करने की आज हम लोगों ने बात की है। चूँकि समाज में
सेवा के रूप में जो NSSS की भूमिका है वो अद्वितीय है। वो निस्वार्थ भाव से समाज में बच्चों के अध्ययन, अध्यापन, पालन पोषण के लिए कार्य कर रही है। जो बहुत महत्वपूर्ण NSSS संस्था का अभी कार्य चल रहा है, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, ये बहुत प्रशंसनीय पहल है। आप एक ऐसे समाज का निर्माण करने वाले हैं जिसमें नशा का कोई स्थान नहीं होगा। हमारे समाज का बड़ा महत्वपूर्ण भाग हमारे युवा हैं, लड़के और लड़कियां हैं। इन्हें हमें नशा से मुक्त करना है, नशा से दूर रखना है, उन्हें एक आध्यात्म की ताकत बताना है, और जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में हम समाज को बताते हैं। निश्चित रूप से इससे एक नई दिशा आएगी, समाज में बदलाव जरूर आएगा। जी, बस आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं कि हर सफल महिला के पीछे एक सफल पुरुष होता है, तो आपके पीछे जो महिला शक्ति है, आप उनके बारे में बताएं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जब अध्ययन अध्यापन कर रहा था तो मेरी बड़ी बहन डॉक्टर प्रतिमा यादव, जो भोपाल में प्रोफेसर हैं, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय शोध संस्थान की डायरेक्टर भी हैं, वो हमेशा प्रेरित करती रहती थी। वो बहन और माँ के रूप में मेरे पास रहीं कि बेटा तुम्हें बहुत अच्छा काम करना है, मेहनत करना है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें जाना है। और अब तो वो एक और दिशा दे रही हैं कि तुम ऐसा काम कर दो कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में तुम्हारा नाम, और एक ऐसा कुछ लगे कि हाँ, एक ऐतिहासिक काम हुआ है, क्रांतिकारी कार्य हुआ है। तो इस प्रयास में मेरी बड़ी बहन का, मेरी पत्नी का, मेरे माँ बाप का, आप सारे भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसका मैं सदैव आभारी हूँ, ऋणी भी हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि आप एक अग्रणीय भूमिका देश के उत्थान में, देश की सफलता में, देश की शिक्षा में निभाने जा रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगले पड़ाव में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और फिर इस बात पे देखेंगे पीछे मुड़ के कि आपने क्या क्या और किया। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आमंत्रित हैं क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना मध्य प्रदेश में। आप आइए और आप देखिए कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय बनने वाला है, ये बनने जा रहा है जो समाज के हर वर्ग के लिए एक पहचान बनेगा, एक नया संदेश देगा। आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।